हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। तो हम एक न्यू वीडियो के साथ आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक रिवीजन सीरीज़ में। इस सीरीज़ के अगर आपने बाकी वीडियोस को भी गो थ्रू नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मेन मोटिव इस सीरीज़ का यही है कि क्वेश्चंस के साथ साथ ही आप टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सके, इससे आपको एग्जाम में रिकॉल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉलम X लिस्ट डिफरेंट DNA पॉलीमरेज एंड कॉलम Y सम फंक्शन सेलेक्ट दी ऑप्शन। अच्छा ठीक है, आपको एक लिस्ट दे रखी है कॉलम X और कॉलम Y, है ना। कॉलम X में आपको अलग अलग DNA पॉलीमरेजेस दिए हुए हैं और कॉलम Y में आपको इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ इनको जोड़ना है, मैच करना है। ठीक है, तो वन बाय वन ऐसा करते हैं, सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम DNA पॉलीमरेज 1 को पिकअप कर रहे हैं। DNA पॉलीमरेज 1 क्या करता है? DNA रिपेयर एंजाइम है और गैप फिलिंग करता है। ठीक है, तो 1 के साथ किसको जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी को, है ना, कि ये DNA रिपेयर एंजाइम है और गैप फिलिंग करता है। कैसे करता है उसको समझना है। ठीक है, तो जब भी रेप्लिकेशन हो रही होती है एंड रिपेयर करना होता है तो ये एंजाइम काम करता है। कैसे काम करता है उसको समझते हैं। देखो, जब भी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद जैसे ही RNA प्राइमर जो ले किया होता है, कौन RNA प्राइमर को ले करता है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। RNA प्राइमर को कौन रखता है? तो प्राइमेज एंजाइम रखता है। प्राइमेज एंजाइम, इसका काम होता है, जैसे आपके पास DNA है, ये आएगा अपना RNA प्राइमर यहाँ रखा, अब बाकी DNA पॉलीमरेज क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर देंगे। जब एक्सटेंशन हो गई, रेप्लिकेशन पूरी हो गई, अब इस RNA वाले प्राइमर को यहाँ से रिमूव करना पड़ता है, तो ये DNA पॉलीमरेज 1 आकर के इसको रिमूव करता है और DNA पॉलीमरेज 1 फिर इस गैप को, है ना, फिल कर देता है। ठीक है, रिस्पेक्टिव जितने भी DNTPs वहाँ पे भरने होंगे ये भर देता है, उस गैप को फिल कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो ये रेप्लिकेशन में भी। और अगर मान लो कि क्या हो गया है, कोई मिस्टेकली गलत DNTP ऐड हो गया है, उस टाइम पे रिपेयर भी ये कर लेता है। कैसे? क्योंकि इसके पास 2 एक्टिविटीज होती हैं, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। 2 तरह की एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसके पास। एक होती है इसके पास 5' to 3' वाली। अब 5' to 3' वाली कौन सी होती है? RNA रिमूवल एक्टिविटी। और इससे उल्टी 5' to 3' वाली ये होती है इसकी कौन सी? प्रूफ रीडिंग, है ना। तो ये साथ साथ में प्रूफ रीडिंग करते हुए भी चलता है कि अगर कहीं पे कोई गलत DNTP जो है वो ऐड हो गया है तो ये उसको रिमूव कर देगा अपनी इस प्रॉपर्टी की मदद से, है ना, इस एक्टिविटी की मदद से, और फिर वहां पे क्या करेगा? गैप फिलिंग करेगा। ठीक है, जो भी DNA न्यूक्लियोटाइड वहां पे चाहिए होगा उसको ये ऐड करके वहां से मतलब उस वहां से रिपेयर कर देगा उस DNA को। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये दोनों चीजें कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ क्या जाना चाहिए? डी। एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब दूसरे एंजाइम की तरफ चलते हैं। दूसरा एंजाइम आपके पास कौन सा दिया हुआ है? नेक्स्ट एंजाइम है आपका DNA पॉल अल्फा। ठीक है, ये आपका बेसिकली प्राइमेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये प्राइमेज एंजाइम का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो प्राइमर को आपको देगा, जब भी आपको रेप्लिकेशन शुरू करनी है तो सबसे पहले प्राइमर प्लेस करना पड़ता है। तो वो प्राइमर कौन लेकर के आता है? ये DNA पॉल अल्फा एंजाइम, है ना। यानी कि ये क्या करेगा? प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो सेकंड के साथ कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? सी। सेकंड के साथ कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि जो DNA पॉल अल्फा है ये क्या करेगा? प्राइमर देता है। यानी कि ये किस लिए एसेंशियल हो जाता है? इट इज एसेंशियल एट द स्टार्ट ऑफ DNA सिंथेसिस, है ना।
कि अगर आपको डीएनए सिंथेसिस शुरू करना है, शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले डीएनए पोल अल्फा आएगा, वो अपना प्राइमेज, क्योंकि ये एक प्राइमेज एंजाइम है, तो ये क्या करेगा? ले डाउन करेगा एक प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर ले डाउन करेगा। अगर प्राइमर ले डाउन कर दिया, यानी कि ये प्रोवाइड कर रहा है अ स्टार्ट साइट, ठीक है। अब ये स्टार्ट साइट का मतलब क्या है? ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से नए डीएनए की सिंथेसिस शुरू होनी है ना। और ये वो स्ट्रैंड होगा जहां पे दूसरे सारे पॉलीमरेज, जो भी डीएनए पॉलीमरेज वगैरह आएंगे, वो फिर इस पूरे स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि ये प्राइमेज एंजाइम है और ये स्टार्ट साइट प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि जो डीएनए पोल अल्फा है ना, ये एक यूकैरियोटिक एंजाइम है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह में नहीं पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड एंजाइम की तरफ चलते हैं। थर्ड एंजाइम है आपके पास डीएनए पोल गामा, ठीक है। अब देखो गामा है ना, एम से याद रखना कि ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक, माइटोकॉन्ड्रियल। डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है ये, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो जीनोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको रेप्लिकेट करने में ये मदद करता है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा कि न्यूक्लियर जो जीनोम है वो अलग होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका अपना अपना जीनोम होता है, अपने एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से ये रेप्लिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए पोल गामा है, हम ऐसा कह सकते हैं इट इज स्पेसिफिक टू माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और कहीं पे ये एंजाइम नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और इसका क्रिटिकल रोल होता है। किसमें? क्रिटिकल रोल इन रेप्लिकेशन, ये ऐसे कर लो, रेप्लिकेटिंग एंड रिपेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अच्छा, वहां पे रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों है ये भी समझना है, ठीक है। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंजाइम रेप्लिकेशन करवाता है तो ये कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। यही एसेंशियल प्रोटीन्स हमारे सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एक ही है, क्या? एनर्जी बनाना। अब एनर्जी कैसे बनेगी? जब तक वहां पे वो एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है जो एक्सप्रेस करेंगी, जिनकी वजह से पूरा साइकिल चलेगा और आगे चल करके सेल जो है वो अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स कैसे बनेंगी? रेप्लिकेशन से बनती हैं। और रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम जो है वो हेल्प करता है? डीएनए पोल गामा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसका जो है वो मैच देख लेते हैं यहाँ पे, डीएनए पोल गामा, ठीक है। हाँ, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करता है ये, ठीक है। तो 3 जो है वो किसके साथ मैच करेगा? ए के साथ, ठीक है। और 4th जो है वो किसके साथ जाना चाहिए? बी के साथ, यानी कि डीएनए पोल डेल्टा जो है वो किसके साथ जाएगा? ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। तो लास्ट एंजाइम है आपका डीएनए पोल, सॉरी गामा तो हमने कर लिया, डेल्टा करना है। हमने बोला कि ये क्या है? मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, यानी कि ये प्राइमरी एंजाइम है। क्यों इसको प्राइमरी एंजाइम बोलते हैं? क्योंकि ये सिंथेसिस करता है, किसकी? सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों की सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। अच्छा,
ये आपको पता ही होगा, है ना, रेप्लिकेशन 4 कैसे बनता है। तो एक जो होता है बिल्कुल सीधा ऐसे लीडिंग स्ट्रैंड बनता है और एक ऐसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वाला लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। तो दोनों की सिंथेसिस यही एंजाइम कर लेता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको मुझे बतानी है, दैट इज कि इसके साथ साथ लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम कौन सा है वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल लिंक दिस आंसर, आप वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसकी खासियत, इतनी ही खासियत की वजह से ये मेन एंजाइम नहीं बन जाता ना, तो यानी कि इसकी खासियत कुछ और भी होगी। इसकी खासियत और जो है दैट इज इसके पास हाई फिडेलिटी रेट होता है इसका। ठीक है, और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है इसके पास, प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, सिंथेसिस भी खुद ही कर ले रहा है। अगर प्रूफ रीडिंग करनी है, कोई छोटा मोटा रिपेयर करना है ना, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो उसको भी खुद ही कर ले रहा है। और हाई फिडेलिटी रेट का होने का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है कि कोई एंजाइम कितना एक्यूरेटली किसी टेम्पलेट को रेप्लिकेट कर पा रहा है ना, कम से कम गलतियां करना, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। तो हाई फिडेलिटी रेट का मतलब है हाईली एक्यूरेसी देना। ठीक है, गलतियां कम करेंगे तो प्रूफ रीडिंग की भी कम जरूरत पड़ेगी। अगर हो भी गई बाई चांस तो इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, उससे ये उस चीज को क्लियर यानी कि कर सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी खूबियां हैं इसके पास, इसीलिए इसको मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो बी के साथ मैच होना चाहिए। इसी वजह से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द टेबल बिलो लिस्ट्स इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एक साइड पे आपको क्या दिए हैं? प्रोटीन इनहिबिटर्स दे रखे हैं। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस ना होने देने वाले। ठीक है, आपको कॉलम वाई में इनका वर्किंग मैकेनिज्म ढूंढना है। ठीक है, सेम उसी तरह से चलते हैं जैसे पहले पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम प्यूरोमाइसिन को डिस्कस करते हैं। प्यूरोमाइसिन कैसे काम करती है? ठीक है, अब देखो ये इसका काम, प्यूरोमाइसिन और जो टेट्रासाइक्लिन है इनका काम ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क कहाँ पे आ जाता है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है ना आपकी, ये सिर्फ बैक्टीरियल एंजाइम्स को किल करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक की तरह इसको यूज करते हैं। जब भी आप कभी बीमार हो गए होंगे आपने ऐसी वाली एंटीबायोटिक जरूर खाई होगी। ये बैक्टीरियल एंजाइम को किल करती है। ठीक है, और जो प्यूरोमाइसिन होती है ये आपके यूकैरियोट्स में काम करती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ समझना है हमें। वो क्या कि ये अपना काम शुरू कैसे करेगी। तो अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए की तरह ये थोड़ी सी दिखती है। ठीक है, थोड़ी सी क्या, उसको मिमिक करती है, ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। ये रिजेंबल करती है किसको? अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए को। और ये बाइंड कर जाती है, बाइंड टू राइबोसोम। राइबोसोम की किस साइड पे? ए साइड पे। कौन सी होती है ए साइड? एक्सेप्टर साइड पे। ठीक है, राइबोसोम की 3 साइड्स होती हैं, आपको पता होगा, ईपीए, ऐसे याद रखो, ईपीए। ठीक है, ए जो है वो आपकी कौन सी साइट होती है? एक्सेप्टर साइट, जहां पर सबसे पहले अमाइनो एसिड आकर के जुड़ता है ना। फिर उसके बाद जुड़ने के बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे ऑलरेडी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सॉरी आपका टीआरएनए प्रेजेंट होता है, उसके पास क्या होता है? ऐसे अमाइनो एसिड होता है। फिर ये अपना एक अमाइनो एसिड लेके आएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बनने के बाद फिर ये जो एंजाइम है ना, ये अपना अमाइनो एसिड इसको दे देता है ना। ये एंजाइम एग्जिट हो जाता है यहाँ से। एग्जिट होने के बाद अब इसने इसको दे दिया है, उसी दौरान ये वाला जो टीआरएनए है वो इस प्लेस पे आ जाता है और यहाँ पर इस तरह से जो चेन है वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हमने क्या बोला कि जो अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए को प्यूरोमाइसिन जो है वो मिमिक करती है, ये राइबोसोम पे जाकर के बाइंड कर जाएगी। कौन सी साइड पे? ये याद रखना है कि ये ए साइड पे बाइंड करती है। ठीक है, अब होता क्या है अल्टीमेटली कि ये इलोंगेशन नहीं होने देती है, किसकी? पॉलीपेप्टाइड चेन की।
अब समझना ये है कि इलोंगेशन हो कैसे रही थी पॉलीपेप्टाइड चेन की। इलोंगेशन तभी होती है जब यहाँ पे न्यू अमाइनो एसिड आकर के बाइंड करते रहे, है ना। न्यू टीआरएनए आएगा, न्यू अमाइनो एसिड आएगा, वो अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे देगा, इस तरह से चेन जो है वो ग्रो करती रहेगी, तभी इलोंगेट होगी, राइट। तो यानी कि अगर यहाँ पे प्यूरोमाइसिन बाइंड कर गई, है ना, इसके पास कोई अमाइनो एसिड तो होगा नहीं, लेकिन ये इसके साथ क्या करती है, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेती है। जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, अब इसके पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से ये जो है वो प्रीमेच्योरली रिलीज कर जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीमेच्योरली रिलीज कर जाती है ये, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी डिसरप्ट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब इसको हमें कैसे ढूंढना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये लिख रखा है ब्लॉकिंग ए साइट ऑन राइबोसोम और प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, अब देखो आप अगर आप लगाना चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो, है ना, लेकिन ये इसका एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये राइबोसोम की ए साइड पे बाइंड जरूर करती है, लेकिन उसको ब्लॉक करके नहीं रखती। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करवाना पेप्टाइड की, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए जो प्यूरोमाइसिन है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सी के साथ जाना चाहिए। 2 ऑप्शंस में आपके पास सी दे रखा है। ठीक है, ये वाला बाहर हो जाता है, ये वाला बाहर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा रिजेंबल करती हैं। टेट्रासाइक्लिन, इसका काम होता है ब्लॉक करना किसको, ए साइट को। ठीक है, अब ये कैसे कर पाती है, ये क्या करती है, राइबोसोम जो 30S राइबोसोम होता है बेसिकली, क्योंकि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना, उसमें कौन सा 70S और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है। इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है 30S। इस 30S जो सब यूनिट है बैक्टीरिया की, उसके ऊपर जाकर के ये बाइंड कर जाती है। उसके ऊपर जाके बाइंड भी कहाँ करेगी, ए साइट के ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा मैकेनिज्म इनका सेम जैसा है ना। अब ये ए साइट को ब्लॉक कर देती है बेसिकली। ठीक है, अब ए साइट को अगर इसने ब्लॉक कर दिया, यानी कि न्यू जो अमाइनो एसिड आ रहा है, कौन सा अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए आना चाहिए था, अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए आना चाहिए था कहाँ, ए साइट पे। अब क्योंकि इसने ए साइट को ब्लॉक करके रखा है, ये वहां पे बैठी हुई है ना, इसने ए साइट को ब्लॉक करके रखा है, यानी कि ये यहाँ पे अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए को आने ही नहीं देगी। अगर ये आएगा नहीं तो न्यू अमाइनो एसिड जुड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से ये जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन होगी, है ना, ये अब न्यू अमाइनो एसिड्स को ऐड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो यानी कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, सेकंड के साथ जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो दोनों ही ऑप्शंस में नहीं है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे जाना चाहिए ए। थर्ड जो है वो कौन सी है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। अच्छा, ये तो बी के साथ ही जाएगी, इसके बारे में हमने बात भी की हुई है पहले, एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ ए। और फोर्थ के साथ कौन से जानी चाहिए, राइसिन, है ना। राइसिन जो है वो बेसिकली इनएक्टिवेट करती है 60S। हाँ, इसके साथ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, ये ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऐसे होना चाहिए, 1 जो है यानी प्यूरोमाइसिन जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जानी चाहिए। सेकंड जो है टेट्रासाइक्लिन, वो किसके साथ जानी चाहिए, ब्लॉकिंग ए साइट ऑफ राइबोसोम। थर्ड जो है डिप्थीरिया टॉक्सिन, इसके बारे में हमने बात भी की है, ये बी के साथ जानी चाहिए। और फोर्थ जो है वो किसके साथ जानी चाहिए, डी के साथ। ठीक है, अभी बाकी 2 को डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन जो है वो प्लीज ध्यान से देख लेना, मैंने चेंज कर दिए हैं। अच्छा,
अब हम टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहे थे, इसके बारे में हमें समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, डिप्थीरिया के बारे में। पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पे हमने डिटेल में समझ लिया था इसको, है ना। अब जो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है, ये हमें पता है ये एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, किसका, इलोंगेशन फैक्टर 2 का। ठीक है, क्या करता है ये, टारगेट करता है हमेशा यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल को जब ये टारगेट करता है तो वहाँ पे जा करके ये मॉडिफाई कर देता है बेसिकली हमारा जो इलोंगेशन फैक्टर 2 होता है, इसको ये मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, और ये एंजाइम जो है, इलोंगेशन फैक्टर जो है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंजाइम होता है ट्रांसलेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास डिप्थीरिया टॉक्सिन आया, उसने यूकैरियोटिक सेल को टारगेट किया। टारगेट करने के बाद इसकी क्या करवा दी, एडीपी राइबोसाइलेशन। ठीक है, किस पे करवाएगा, इलोंगेशन फैक्टर 2 पे, जिसकी वजह से ये इलोंगेशन फैक्टर जो होता है ये हो जाता है इनएक्टिवेट। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछ ले कि इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या करवा रहा है ये, तो ये याद रखना है, ये मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, है ना। जैसे ये mRNA है, अभी मैंने आपको बताया था इस तरह से स्मॉल सब यूनिट जुड़ती है, EPA साइट होती हैं। जैसे ही अगर tRNA इस तरफ को मूव कर रहा है ना, यानी कि राइबोसोम इस तरफ को मूव कर रहा है, ये इस तरफ को मूव किस वजह से कर पा रहा है, इसके वजह से, इलोंगेशन फैक्टर 2 की वजह से। ठीक है, तो ये मूवमेंट करवाता है किसकी, आपके राइबोसोम की अलोंग द mRNA। ठीक है, कब करेगा मूव, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तब। ठीक है, तो mRNA पे जितने भी कोडोन्स होते हैं उनको ये पढ़ता जाता है, फिर यहाँ पे tRNA जो है वो आते हैं, है ना, पेप्टाइड चेन ग्रो करती है और यहाँ से tRNA एग्जिट होते जाते हैं, अपना अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ दे करके। ठीक है, तो ये मूवमेंट करवाता है राइबोसोम की अलोंग द mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब क्योंकि ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, इसकी मूवमेंट ही नहीं होगी आगे, तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड भी ऐड नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये हॉल्ट कर देगा पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस हॉल्ट हो जाता है ड्यू टू दिस, राइट। अब इसके एक बार ऑप्शन में मैच करके देखते हैं इसको, वहां पे किसके साथ मैच होगा ये। अच्छा, डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है सीधा दिया हुआ है इन्होंने, एडीपी राइबोसाइलेशन जो है वो करवाता है किसकी, इलोंगेशन फैक्टर 2 की, है ना। तो थर्ड जो है वो बी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है वो किसके साथ है, बी के साथ। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट जो है इनहिबिटर वो बच गया। ठीक है, राइसिन। ये जो इनहिबिटर है, इससे आपको क्या याद रखना है कि ये हमेशा इनएक्टिवेट करता है किसको, 60S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, 60S सब यूनिट को कैसे इनएक्टिवेट करता है उसको समझना। इसका मैकेनिज्म जो है ना काम करने का, वो थोड़ा सा अलग है। ये कोई साइट वाइट कुछ नहीं खेलता है। ये क्या करता है, आपकी जो इस सब यूनिट में 20S RNA जो पड़ा होता है ना, उसकी डीप्यूरिनेशन कर देता है। ठीक है, उसको डीप्यूरिनेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आगे चल करके, अब देखो क्या ये, क्यों ये डीप्यूरिनेट करेगा, क्योंकि जो आपका 28, सबसे पहले तो ये समझना कि जो आपका 60S सब यूनिट होती है ना, ये लार्ज सब यूनिट होती है किसकी, यूकैरियोट्स में, है ना। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसकी लार्ज सब यूनिट होती है कौन, 60S सब यूनिट। उसमें एक छोटा सा RNA होता है ना, sRNA, इसका पार्ट होता है 28S RNA। ठीक है, जिसको ये डीप्यूरिनेट कर देता है। डीप्यूरिनेट का मतलब क्या है, यानी कि वहां से कोई प्यूरीन बेस, है ना, कोई भी प्यूरीन हो सकता है,
है ना, उसको रिमूव कर देता है, वहां से रिमूवल कर देता है इसकी फ्रॉम rRNA। ठीक है, अब क्योंकि वहां पे डीप्यूरिनेशन हो गई है ना, प्यूरिन बेस वहां से निकल गया, पूरा का पूरा जो राइबोसोम था वो डिसरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो राइबोसोम है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, किसमें, ट्रांसलेशन में। अगर राइबोसोम पार्टिसिपेट नहीं करेगा ट्रांसलेशन में तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, सभी के वर्किंग मैकेनिज्म आपको पता चल गए। इसका थोड़ा सा, राइसिन का थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये इनएक्टिव कर देता है 60S सब यूनिट को। कैसे करेगा, इसके बीच में एक पार्ट होता है 28S RNA का, जिसको ये जाकर के डीप्यूरिनेट कर देता है, यानी कि कोई भी प्यूरिन बेस जो होगा ना वहां पे उसको रिमूव कर देगा। जैसे ही रिमूव करे, अब ये जो सब यूनिट है ये इनएक्टिवेट हो जाएगी। अगर ये इनएक्टिवेट हो गई तो यानी कि पूरा का पूरा राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होल्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे राइसिन जो है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि इनएक्टिवेट कर देता है 60S सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोमल RNA। ठीक है, चलो ये हो गया, आपको ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बेस्ड ऑन करंट नॉलेज द कॉन्सेप्ट वन जीन वन पेप्टाइड डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, कि करंट नॉलेज के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि एक जीन से एक ही पेप्टाइड बनेगा, है ना। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व इन द इनकोडिंग ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम ए जीन। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने आपके पास क्या दिया है कि आपके पास ना लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस दिए जो कि यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, जिनमें क्या होता है किसी कोई एक मतलब जिससे क्या होता है पेप्टाइड्स इनकोड होते हैं। जैसे मान लो किसी ए जीन से हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग दे दी है इन्होंने, आरएनए एडिटिंग दे दी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट प्रोसेस दैट हैज फॉल्सिफाइड वन जीन वन पेप्टाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बताना है कि इन प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो वन जीन वन कॉन्सेप्ट को फॉल्स बताता है ना, फॉल्स करार देता है। ठीक है, आपने अल्टरनेट स्प्लाइसिंग पढ़ी है ना, क्या होता है इसमें ये बताया जाता है कि जैसे एक आपका एमआरएनए है, इससे मल्टीपल पेप्टाइड्स बन सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये एक तो ये फॉल्स आपका करार दे रहा है, और आरएनए एडिटिंग है ना जिसमें डिलीशन इंसर्शन कुछ भी हो सकता है यानी कि अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया तो मल्टीपल पेप्टाइड्स बन सकते हैं, यानी कि एक ये हो गया। अब तीसरा आपको दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब आप मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, इसमें कहीं पे भी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन की चेंज होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है ना। इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है जिसमें से न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। अब देखो इसमें मॉडिफिकेशन होती है सिर्फ, ठीक है ना, जो आपकी पेप्टाइड चेन होती है वो चेंज नहीं होती है, वो जो एनकोड करना होता है उसने वो ही करती है, लेकिन इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन होती है कि जो इनएक्टिव प्रोटीन थी आपकी वो एक्टिव हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो इसका राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, है ना, जो वन जीन वन पेप्टाइड को जो है वो सही करार नहीं देती हैं। अब इसके बारे में आगे समझते हैं हम थोड़ा सा। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब जो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि अगर आपके पास क्या है, कोई सिंगल जीन है, ठीक है, कोई सिंगल जीन है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकती है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 40% ऑफ
ड्रोसोफिला का जो जीन है और 90% ऑफ ह्यूमन जीन्स हैं, वो सब के सब अंडरगो करते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर 90% ऑफ ह्यूमन जीनोम जो है वो अंडरगो करता है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, यानी कि एक सिंगल जीन से ही मल्टीपल पेप्टाइड्स बनी होंगी। ठीक है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने का। तभी देखो ना, हमेशा जो हर एक इंसान होता है उसका जीनोम बिल्कुल डिफरेंट है ना, बिल्कुल भी नहीं कह सकते लेकिन कुछ हद तक डिफरेंट है। 99 पॉइंट समथिंग जो है वो सेम होता है, लेकिन पॉइंट से डिफरेंस है। तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से आई? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग उसका एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने का एक वे है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा प्रॉपरली रेगुलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ रैंडम चल रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर रेगुलेटेड होता है और ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, और ये डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए? डिफरेंट सेल टाइप्स में, है ना, हर एक सेल में अलग अलग प्रोटीन्स चाहिए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है ताकि जो सेल है वो खुद को उसके हिसाब से अडेप्ट कर सके। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के बाद कौन आ जाता है? आरएनए एडिटिंग। ठीक है, आरएनए एडिटिंग को देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एमआरएनए का सीक्वेंस है ना, उसको अल्टर करना है तो एक तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से आप कर लो और दूसरा एक वे आ जाता है आरएनए एडिटिंग से। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब आरएनए एडिटिंग में होता क्या है, इसमें देखो हम ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा मतलब जो आपने एमआरएनए का सीक्वेंस है उसको चेंज कर लो, है ना। तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना, कोई इंसर्शन हो गई, है ना, कुछ चेंजेस जैसे कि इंसर्शन कर सकते हैं, कुछ डिलीशंस हो सकती हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आरएनए एडिटिंग ध्यान रखना, ये आरएनए एडिटिंग कब होती है? ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन चेंज सीक्वेंस ऑफ आरएनए आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड, है ना, जो आपका एमआरएनए है वो ट्रांसक्राइब हो चुका है, उसके बाद सीक्वेंस की एडिटिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग। इसीलिए ये अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से अलग प्रोसेस है। ठीक है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग पहले होती है, पहले ही जो है वो अलग अलग एमआरएनए जो है वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे ट्रांसक्राइब होता है, अलग अलग जीन्स बनते हैं। आरएनए एडिटिंग पहले जो आपका एमआरएनए है वो ट्रांसक्राइब हो गया, उसके बाद जो है वो सीक्वेंस में चेंज आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग। अब जो यहाँ पे आरएनए एडिटिंग होने का रीज़न क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रोटीन बने हैं ना अपॉन ट्रांसलेशन, है ना, और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है अपॉन ट्रांसलेशन। ठीक है, कैसे पता चला कि आरएनए एडिटिंग हो रही है? क्योंकि जो प्रोटीन ट्रांसलेशन पे होने मतलब ट्रांसलेशन हो गई फिर प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिफरेंट हो सकता है किससे? प्रोटीन जो कि हमने प्रिडिक्ट किया था, किससे? फ्रॉम जीन सीक्वेंस से, है ना। हमने जीन का सीक्वेंस वगैरह देखा, हमने फिर क्या किया, उसके बाद ट्रांसलेशन हुई होगी, हमने प्रिडिक्ट किया कि ये वाला प्रोटीन बनना था, लेकिन बन गया कुछ और, है ना। दोनों में क्या था?
डिफरेंस था। तो ये डिफरेंट कैसे आ सकता है? आरएनए एडिटिंग की वजह से आ सकता है। ठीक है, जब भी एडिटिंग होती है इंडिविजुअल बेस पे, है ना, क्या हो सकती है? इंसर्शन, डिलीशन, इस तरह का कोई चेंज जो है वो अराइज हो सकता है, जिसकी वजह से जो कोडिंग इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है। ऑफ आरएनए इज अल्टर्ड। ठीक है, अब देखो इसकी अल्टरेशन के ना दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होती है हमारे पास साइट स्पेसिफिक डीअमाइनेशन ऑफ एडेनिन और साइटोसिन, है ना, या फिर जो गाइडेड आरएनए है वो डायरेक्ट करता है ना, यूरिडीन को इंसर्ट कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। दो प्रोसेसेस होते हैं, दोनों को इक्वली समझते हैं। अब डायग्रामेटिकली इनको देखेंगे, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग कैसे होती है और आरएनए एडिटिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के डायग्राम्स दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखना, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास, है ना, एक आपके पास ये पूरा का पूरा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। इसके ऊपर एक एक्सोन, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब दोनों तरफ स्प्लाइसिंग दिखाई है। एक तरफ स्प्लाइसिंग का ये वाला प्रोडक्ट दिखाया है जिसपे 1, 2, 3, चौथा प्रोडक्ट नहीं है, 5वां है सिर्फ। ठीक है, एक आपको दिखाया है कि एक ये वाला यहाँ से आ गया, फिर दूसरा वाला यहाँ से आया, तीसरा यहाँ से आया, 5वां यहाँ से आया, चौथा नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही प्राइमर से दो अलग अलग क्या बन रहे हैं? mRNAs बन रहे हैं ना, अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट्स बन रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये फर्स्ट वाला आया, सेकंड आया, अब यहाँ से थर्ड नहीं आया, फोर्थ आ गया और फिफ्थ आ गया। ठीक है, तो इसीलिए अल्टरनेट स्प्लाइसिंग जो है वो क्या कॉज करती है? डाइवर्सिटी कॉज करती है। क्यों? अब एक ही mRNA ट्रांसक्रिप्ट से दो अलग अलग प्रोटीन्स बनेगी। कहने का मतलब ये है। इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे ये एक डीएनए है, इसमें एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है और फिर इंट्रॉन है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्ट जब ट्रांसक्रिप्शन हुई तो इस तरह से आपके पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया। ठीक है, इसमें भी एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा। अब इसकी जब अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई तो कैसे कैसे हो सकती है? जैसे फर्स्ट केस में आपको बता रखा है कि मान लो कि ये वाला इंट्रॉन स्प्लाइस कर जाता है, ये वाला इंट्रॉन स्प्लाइस कर जाता है ना, ये रिमूव हो गए दोनों। ये रिमूव होने के बाद ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये वाला नॉर्मल आपका जो mRNA है वो बनेगा। लेकिन मान लो दूसरे केस में कि जो एक स्प्लाइसिंग यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी, ये पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो जाता है बीच से, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये वाला बन जाएगा, है ना, एक एक्सोन स्किप हो गया। और अगर मान लो कि यहाँ पे एक इंट्रॉन, देखो आधा इंट्रॉन जो है वो कट हुआ है ना, एक यहाँ से आधा इंट्रॉन कट हो गया, एक पूरा कट हुआ, तो इस तरह से एक एक्सोन जो है वो क्या हो गया? एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं एक छोटा सा इंट्रॉन का पार्ट जो है वो इसके बीच में रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। एक केस ये भी दिखा रखा है, फोर्थ केस, इसमें सिर्फ एक ही इंट्रॉन रिमूव किया है, एक रहने दिया है। ठीक है, तो एक इंट्रॉन रिटेन है। और फिर फिफ्थ आपके पास केस दिखा रखा है जिसमें दो अलग तरह से स्प्लाइसिंग हो रही है। एक में तो देखो ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, और एक ये पूरा ही निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में क्या हो सकता है? इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं, है ना, अल्टरनेटिव एक्सोन्स बन सकते हैं। आई होप आपको अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्लियर हो गई होगी। इसके आगे चल करके टाइप्स भी होती हैं, है ना, जैसे यहाँ पे ट्रांसप्लाइसिंग के बारे में बताया है ना। इससे पहले जो स्प्लाइसिंग आती है उसमें क्या होता है? देखो, ट्रांसप्लाइसिंग में दो अलग आरएनए की बात होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं कि लैरिएट कैसे फॉर्म होता है। देखो, दो आरएनए हैं, दो आरएनए में एक ये वाला एक्सोन वाला हिस्सा हो गया और ये वाला हम कौन सा मान रहे हैं? ये इंट्रॉन वाला हिस्सा हो गया जिसमें GU इस तरह से लिखा है। ठीक है, ये दूसरा आरएनए है, इसका ये दूसरा एक्सोन वाला हिस्सा है और ये वाला आपका इंट्रॉन वाला हिस्सा है। अब यहाँ से स्प्लाइसिंग हुई, है ना, कैसे स्प्लाइसिंग हुई वो आपको पता है ना, ये अटैक करता है यहाँ पे, इसने अगर अटैक किया होगा तो ये G जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये G यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, अब इसके पास OH ग्रुप खाली रह जाएगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ये दोनों तो आपस में इस तरह से निकल लेंगे, लेकिन ये वाला जो आपका इंट्रॉन वाला हिस्सा है ये किस फॉर्म में निकलेगा? वाई शेप्ड ब्रांच स्ट्रक्चर में निकलता है। क्या बोलते हैं इसको? वाई शेप्ड ब्रांच स्ट्रक्चर।
ये आपको याद रखना है। जब भी ट्रांसप्लाइसिंग होती है, यानी कि दो अलग अलग mRNA में स्प्लाइसिंग हो रही है ना, तो इस तरह से वाई शेप्ड का ब्रांच स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इससे पहले अगर एक ही आरएनए में हो रही है ना, मान लो कि यहाँ पर एक एक्सोन वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक एक्सोन वाला हिस्सा है, बीच में है आपका इंट्रोन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये GU यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे बीच में कहीं AAG इस तरह से सीक्वेंसेस होते हैं। ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। ठीक है, 4 से यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। अब ये इसका 3' एंड होगा, ये इसका 5' एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये G जो है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, A के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, और फिर ये OH जो है वो यहाँ पर अटैक करके ये दोनों तो आपस में अपना एक बना करके निकल जाते हैं। ठीक है, और बीच से इसको इंट्रोन को कट कर देते हैं। अब ये वाली जो शेप होती है ना, इसको हम कहते हैं लैरिएट फॉर्म। ठीक है, अगर एक ही आरएनए में स्प्लाइसिंग चल रही है, ठीक है, एक ही आरएनए में इंट्रोन को हटाने के लिए स्प्लाइसिंग चल रही है, तो उसमें लैरिएट फॉर्म बाहर निकलती है। और जब ट्रांसप्लाइसिंग होती है, यानी कि दो अलग अलग आरएनए हैं, उनमें आपस में स्प्लाइसिंग हो रही है ना, इंट्रोन वाला पार्ट जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, तो इंट्रोन वाला पार्ट वाई शेप स्ट्रक्चर बन करके निकलता है। ये आपको बताने की कोशिश की गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो आपके ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ठीक है, अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक mRNA का सीक्वेंस लिया है, कोडोन बता रखे हैं 2153 विद एक्सोन 26। ठीक है, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है इन्होंने CAA सीक्वेंस। ठीक है, ये CAA सीक्वेंस का महत्व है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ को लेकर के बताने की कोशिश की है। ये क्या किया इन्होंने बोला कि इसकी स्प्लाइसिंग हुई, इस तरह से सारे के सारे एक्सोन स्ट्रक्चर आ गए, अब इसकी एक्सप्रेशन होनी है ना, एक बार स्प्लाइसिंग होगी mRNA एक्सप्रेस कर सकता है। अब ये अगर यही वाला mRNA कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट टू लीवर, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई, तो यानी कि ये ट्रांसलेशन हुई और इस तरह से पूरी की पूरी ग्लूटाथायोन, है ना, 4563 अमाइनो एसिड का प्रोटीन आपके सामने बन करके आ गया। क्लियर है? लेकिन अगर यही वाला mRNA कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट हो गया, उस टाइम पे साइट स्पेसिफिक डीएमाइनेशन होती है ना। अब मैंने आपको बताया था साइट स्पेसिफिक डीएमाइनेशन का मतलब क्या है, आरएनए एडिटिंग हो रही है ना, ये आरएनए एडिटिंग के बारे में बता रखा है। मैंने आपको बोला था दो प्रोसेसेस से हो सकता है, किससे, एक तो आपका हो सकता है साइट स्पेसिफिक डीएमाइनेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएमाइनेशन ऑफ एडेनिन और साइटोसिन। ठीक है, अब यहां पे ये बोलता है कि अगर ये वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा है, उस केस में अगर साइटोसिन या एडेनिन प्रेजेंट है ना, तो ये साइटोसिन जो है ये खुद को यूरेसिल में चेंज कर लेता है। ठीक है, तो जो कोडोन पहले क्या था, CAA था, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी आरएनए एडिटिंग हो गई और इस साइटोसिन ने खुद को यूरेसिल में चेंज कर लिया, तो ये UAA सीक्वेंस बन जाएगा, जो कि एक तरह का क्या है, स्टॉप कोडोन है। राइट, इतनी चीज समझ में आई। अब हम क्या बोल रहे थे कि अगर ये वाला mRNA लीवर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कोई CAA के ऊपर कोई भी एडिटिंग नहीं हुई, तो अपना फुली अच्छा सा प्रोटीन जो है वो इसने बना दिया है ना, ये एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन, फंक्शनल होगा। अब यहाँ पे यही वाला जो mRNA है वो किस में ट्रांसपोर्ट कर गया, इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट कर गया, जहाँ पे साइट स्पेसिफिक डीएमाइनेशन होगी, यानी कि ये जो C है ना, C किस में बदल गया, U में बदल गया, यानी कि CAA सीक्वेंस अब UAA बन गया। जो प्रोटीन पूरा ट्रांसलेट होकर के बनना था, अब वो इसी स्टॉप कोडोन पर रुक जाएगा, जिसकी वजह से हाफ प्रोटीन बना, 2153 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बना, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ट्रंकेटेड प्रोटीन है।
है ना, जो पूरा अपनी खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है। तो ट्रंकेटेड प्रोटीन्स भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? आरएनए एडिटिंग की वजह से बनते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे क्या बोला है? द डीअमाइनेशन ऑफ साइटोसिन एंड एडेनिन टू प्रोड्यूस यूरेसिल एंड आइनोसिन, ठीक है। आइनोसिन कैसे बनता है? तो अभी हमने एडिनोसिन डीअमाइनेशन नहीं पढ़ी है ना, अभी तक तो हमने साइटोसिन के बारे में देखा, ठीक है। इसको देखते हैं। हमने बोला था कि जो आपकी साइट स्पेसिफिक डीअमाइनेशन होती है ना, इसमें जो सी है वो यू में चेंज हो सकता है, ठीक है। और अगर कहीं पर एडेनिन है, अगर एडिनोसिन डीअमाइनेशन हो रही है तो ये एडेनिन खुद को किस में चेंज कर लेता है? आइनोसिन में, ठीक है। ये आइनोसिन जो है वो फर्दर बेस पेयर कर लेता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ बेस पेयर कर सकता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। देखो ना, ए जो है वो किसके साथ? टी के साथ करना चाहिए था मैच, लेकिन अगर ए ने खुद को आइनोसिन के साथ बदल लिया है ना, आइनोसिन आ गया, अब यहाँ पे ये सी के साथ अटैच कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो गेम ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया प्रोटीन का, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हॉल्टेड प्रोटीन जो है वो, हॉल्टेड तो नहीं कह सकते, ट्रंकेटेड प्रोटीन जो है वो बनते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम इसको करता है? तो ये आपसे पूछ सकता है, ADAR, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, ठीक है, जो कि आरएनए के ऊपर एक्ट करता है। ह्यूमंस में ये प्रोड्यूस करता है आइनोसिन, ठीक है, जो आगे चल करके साइटोसिन के साथ बेस पेयर कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी प्रोटीन जो है वो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये जो डीअमाइनेज एंजाइम है ना, इसका एक और काम होता है। डीअमाइनेज एंजाइम का एक और काम होता है कि ये सेल्यूलर डिफेंस देता है अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो डीअमाइनेज एंजाइम का एक और काम है सेल्यूलर डिफेंस देना, किस इन्फेक्शन के अगेंस्ट? HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं। पहले में इन्होंने क्या बताया है? द अमीनो ग्रुप ऑन द न्यूक्लियोटाइड रिंग इज रिमूव्ड बाय साइटिडीन डीअमाइनेज एंजाइम, है ना। ये बोल रहे कि जो अमीनो ग्रुप है कौन सा न्यूक्लियोटाइड रिंग पे, उसको रिमूव कर देगा कौन? साइटिडीन डीअमाइनेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रिमूव हो गया, इसकी वजह पे देखो पूरा का पूरा जो है वो सी जो है वो खुद को किस में चेंज कर लेता है? यूरेसिल में, ठीक है। इस तरह से चेंज होता है। बी में इन्होंने दिखाया इन द केस ऑफ एडेनिन डीअमाइनेशन। अब एडेनिन की अगर डीअमाइनेशन हो रही है तो द सेम केमिकल ग्रुप इज रिमूव, तब भी यही सेम केमिकल ग्रुप रिमूव होता है फ्रॉम द एडेनिन बाय ADAR, ठीक है। ये एंजाइम है एडिनोसिन डीअमाइनेज टू जनरेट आइनोसिन, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? आइनोसिन बन जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना, आरएनए एडिटिंग कैसे होती है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद आरएनए एडिटिंग की दूसरी जो टेक्निक है दैट इज गाइडेड आरएनए डायरेक्ट आरएनएस डायरेक्ट द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ यूरिडीन्स, कि कहाँ पे इंसर्शन होनी है यूरिडीन्स की और कहाँ पे डिलीशन होनी है यूरिडीन्स की, ठीक है। इसको समझते हैं। क्या बोला है? आपके पास डीएनए सीक्वेंस दिया है, ठीक है। अब डीएनए सीक्वेंस आपके पास ये दे रखा है, उसके बाद आपके पास इसका ही एक क्या बना दिया है? प्राइमरी आरएनए बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? शोन इन दिस एडिटिंग ऑफ द ट्रिपैनोसोम COX2 जीन ऑफ आरएनए। ये किसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है? ट्रिपैनोसोम COX2 जीन आरएनए का एग्जाम्पल आपको दिया है कि यहाँ पे गाइड आरएनए कैसे, मतलब वहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन होती है, ये आपको बताया हुआ है ना, आरएनए एडिटिंग कैसे होती है। फर्स्ट आपको जो डायग्राम दी है ये वाली, इसके बारे में क्या बोला है? द पोजीशन ऑफ 4U न्यूक्लियोटाइड इंसर्टेड इनटू द प्री mRNA ऑफ COX2 जीन, है ना, कि पहले क्या हुआ? पोजीशन 4U न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इंसर्ट हो गए हैं किसमें? प्री mRNA में, COX2 जीन की। फिर दीज जनरेट द करेक्ट रीडिंग फ्रेम एंड कोडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द mRNA, ठीक है। अब क्या होगा? इन्होंने करेक्ट रीडिंग फ्रेम बनाया, जनरेट किया,
और कोडिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी एमआरएनए की, अब देखो वो थोड़ी सी बदल गई, ठीक है। अब दूसरी वाली, फिर इसका क्या बना, सेम प्रोटीन बना है ना, आगे सब कुछ वही बता रखा है। फिर बी वाली को इन्होंने डिफाइन किया है। बी वाली में क्या लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ द गाइड आरएनए दैट डिटरमिन्स द यू इंसर्शन पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अनएडिटेड आरएनए है और यहाँ पे गाइड आरएनए बताया, यहाँ पे बताया है कि कैसे यू जो है वो इंसर्ट हो चुका है, फिर उसके बाद ये पूरा इंसर्टेड पैटर्न बताया यहाँ पे, है ना, कि ये वाला जीनोम जो है वो एडिटेड रीजन है, ये वाला एंकर रीजन है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसर्शन नहीं हुई है, ये सेम वैसे का वैसे ही है जैसे था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या बता रखा है इन्होंने, अच्छा एडिटिंग रिएक्शन इटसेल्फ, अच्छा उसके बाद इन्होंने एडिटिंग रिएक्शन खुद से कैसे होती है ये भी बता रखा है, तो ये देख लेते हैं एक बार। आपके पास एमआरएनए था, यहाँ पे देखो ये एक साइट है यू इंसर्शन की, ठीक है, तो यहाँ पे यू इंसर्शन हो जाएगी। फिर आपका गाइड आरएनए बना जिसमें पॉली यू जो है उसमें एडिटेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगी इसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बन रहा है ना ये, ठीक है। अब इस, क्योंकि यहाँ पे लूप बन रहा है और लूप को कट करने के लिए कौन आना चाहिए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे देखो मिसमैचिंग हो रखी है ना। और इस मिसमैचिंग को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, अगर ये एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे आकर के कट लगा दे, है ना। जैसे ही कट लगेगा, अब यहाँ पे यू जो है उसके इंसर्शन की साइट मिल जाएगी, इसको आराम से यू जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो यू ऐड हो गया, गाइडेड बाय बेस पेयरिंग विद जीआरएनए एडिटिंग रीजन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एडिटिंग हो जाती है। फिर आपको पता आगे लाइगेज आकर के ज्वाइन कर देता है ना, और फिर ये मैसेज जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाता है, आपकी जीन्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनेंगी, ठीक है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको याद ये रखना है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग कैसे होती है, एक ही जीन से बहुत सारे मल्टीपल, ठीक है, आगे चल करके क्या बन जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बन जाते हैं या जीन्स बन जाते हैं। ट्रांसप्लाइसिंग 2 आरएनए के बीच में होती है ना, और एक सिंगल अगर आरएनए है उसमें जो लैरिएट फॉर्म में बाहर निकलता है आपका इंट्रॉन, और ट्रांसप्लाइसिंग में किस फॉर्म में निकलता है, वाई शेप्ड फॉर्म में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अलग अलग सेल्स में, है ना, अलग अलग तरह से क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेस होती हैं प्रोटीन्स। कैसे, जैसे लीवर सेल में, लीवर में आपने देखा कि यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हुई, है ना, इसकी सही से ट्रांसलेशन हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि इंटेस्टाइन में उसी की डीएमाइनेशन हो रही है, ठीक है। डीएमाइनेशन जो है वो साइटोसिन की भी हो सकती है, साइटोसिन की अगर हो रही है तो उसकी जगह पे यूरेसिल आ जाता है, और एडेनिन की अगर हो रही है तो उसकी जगह पे आइनोसिन आ जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली जीन का एक्सप्रेशन, जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो गाइड आरएनए है ना, वो डायरेक्ट करता है कि कहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन होनी है यूरेडीन की, बस इतनी चीज याद रखनी है आपको। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि 1 जीन 1 पेप्टाइड कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो नहीं करता, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग नहीं करती और आरएनए एडिटिंग नहीं करती, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ जीन्स ट्रांसक्राइब्ड एट लो रेट, ठीक है। आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है। आपको ये देखो ना सीक्वेंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये जो किस प्रमोटर रीजन के मतलब जैसे मान लो कि ये कोई प्रमोटर रीजन है ना। अब आपको बताना है कि यहाँ पे अगर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच करेगा तो जीन ट्रांसक्राइब करने का लो रेट किसका होगा, किस वाले प्रमोटर रीजन का होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर ढूंढने में इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना देखो, टाटा बॉक्स आपको पता है नॉर्मली अच्छा प्रमोटर होता है ना। फिर उसके बाद मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन्स वगैरह बताए हैं, इंसुलेटर्स बताए हैं, ठीक है। अब देखो जो टाटा बॉक्स होता है ना, अगर हम टाटा बॉक्स की बात करें सबसे पहले, ठीक है, क्या होता है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है। ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, कहां पाया जाता है, प्रमोटर रीजन पे, ठीक है। और इसी रीजन पर आकर के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो बाइंड करते हैं, इतनी बात हमें पता है, ठीक है। और अगर
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ बाइंड कर गए फॉर जीन्स, तो यानी कि यहाँ पर तो हो जाएगी क्या, हाई ट्रांसक्रिप्शन रेट। ट्रांसक्रिप्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं किस पे, टाटा बॉक्स पे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर टाटा बॉक्स तो नहीं हो सकता, तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि इन्होंने लो रेट पूछा है आपसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कौन, मैट्रिक्स एसोसिएटेड जीन्स। मैट्रिक्स एसोसिएटेड जीन्स, ठीक है। देखो ये एक ऐसा सीक्वेंस होते हैं, है ना, सीक्वेंसेस होते हैं दैट बाइंड्स द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है वहां पर जाकर के ये जो जीन्स होती है ना, मैट्रिक्स एसोसिएटेड जीन्स, वहां पे सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, तो ये वहां पर जाकर के बाइंड कर जाती है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, हमें सिर्फ वो देखना है। इनका काम होता है भाई स्ट्रक्चरल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन के ऑर्गेनाइजेशन में इनका काम होता है, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन को इनडायरेक्टली, है ना। कि अगर देखो, अगर क्रोमैटिन की ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, अगर कंडेंस हो जाएगा तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन रेट होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन ये उसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहा ना, ये उसको इनडायरेक्टली कर रहा है ना। करने वाला इंसान तो कोई और होगा, इंसान तो नहीं बोल सकते, कोई एंजाइम या कुछ भी, जो भी जीन्स वगैरह वहाँ पे होंगी या कोई ऐसा फैक्टर होगा, तो ये डायरेक्टली उसमें एसोसिएटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली कर पा रहा है उसको, है ना। अगर इसको एक्सप्रेस करवाना है तब भी ये क्या कर देगा, यहाँ पे जो क्रोमैटिन लूप बना होगा, है ना, जो बिल्कुल कंडेंस हुआ होगा, उसको थोड़ा सा अनकंडेंस कर देगा ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो अगर कर रहा है तो कोई और कर रहा है, ये इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि इस बेसिस पे ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये समझो। ये होते हैं कुछ डीएनए सीक्वेंसेस, है ना, जो क्या करते हैं, जो आपके इन्हेंसर्स और प्रमोटर्स होते हैं, इनकी बाइंडिंग को, है ना, या ऐसे कह सकते हैं इनकी इंटरैक्शन को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इनकी अगर इंटरैक्शन हो गई तो यानी कि जो हेट्रोक्रोमैटिन है ना, उसका स्प्रेड भी प्रिवेंट हो जाएगा, है ना। ऐसे बोल सकते हैं हम, दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अब देखो ये भी अगर हेट्रोक्रोमैटिन स्प्रेड नहीं करेगा या खुलेगा नहीं तो वह एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, यानी कि ये भी अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना उसको कहीं ना कहीं, तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन को, डायरेक्ट इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये भी हो जाते हैं बाहर। बचा कौन सा, CpG आइलैंड। कैसे ये काम करेंगे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, CpG आइलैंड कैसे जो है वो जीन, किसी भी जीन के ट्रांसक्राइब होने का जो रेट है उसको लो कर देते हैं, कैसे होगा ये देखते हैं। देखो CpG आइलैंड, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। ठीक है, क्या होते हैं ये, शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या, C और G किसके लिए स्टैंड करते हैं, ये रिच होते हैं इन साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, तो जहां पे भी ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए पे ये प्रेजेंट होंगे, वहां पे साइटोसिन और गुआनिन काफी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितने बेस पेयर लंबा होता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो लगभग 300 to 3000 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, और कहां पे पाया जाता है, तो प्रीडोमिनेंटली ये भी प्रमोटर रीजन पे पाया जाता है। ठीक है,
किन के प्रोमोटर रीजन पे? हाउसकीपिंग जीन्स। ठीक है, कौन सी होती है हाउसकीपिंग जीन्स? जो आपका एक बेसल लेवल तक आपकी जीन्स जो है वो हमेशा एक्सप्रेस करती रहती है ना, बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन करती रहती है। ठीक है, तो हाउसकीपिंग जीन्स या फिर ऐसी जीन्स जो कि एक्सप्रेस कर रही हैं एट लो रेट। ठीक है, जो लो रेट पे एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक है, काम कैसे करता है ये उसको समझते हैं। इन्फ्लुएंस करता है ये, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है ये हमारे जीन ट्रांसक्रिप्शन को। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लगाया? CPG आइलैंड। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है जीन ट्रांसलेशन को, कम कर रहा है उसकी एक्सप्रेशन को। ठीक है, अगर ये अनमिथाइलेटेड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर जहां पे भी CPG आइलैंड प्रेजेंट है, साइटोसिन और ग्वानिन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है डीएनए में, है ना, और वो भी कहाँ? प्रमोटर रीजन में। किसकी? हाउसकीपिंग जीन, है ना, या जो भी जीन्स लो रेट पे एक्सप्रेस कर रही हैं। अगर ये अनमिथाइलेटेड है ना, मिथाइलेशन नहीं हुई है इसकी, तो ये अलाउ करते हैं किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, कि वहां पर आके बाइंड करो। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर गए, RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कहाँ? टू प्रमोटर रीजन। अगर ये RNA पॉलीमरेज बाइंड कर गया, उस केस में तो क्या हो जाएगा? जीन एक्सप्रेशन शुरू हो गया, है ना, जीन एक्सप्रेशन अच्छे से होगा। लेकिन अगर ये हो जाते हैं कैसे? मिथाइलेटेड, है ना, इन पे आकर के मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप जो है वो साइटोसिन पे आकर के जुड़ गया, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। मिथाइल ग्रुप साइटोसिन पे हमेशा जुड़ता है। अगर साइटोसिन पे जुड़ गया यानी कि इसकी मिथाइलेशन हो चुकी है। अगर मिथाइलेशन हो जाएगी उस केस में इनहिबिट करती है, इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कैसे इनहिबिट करेगी? ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ठीक है, अपने ऊपर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, RNA पॉलीमरेज, इस तरह की पूरी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए चाहिए उसको ये बाइंड नहीं होने देती है, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन जो है वो कैसा हो जाता है? लो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि इसका काम क्या है, ये क्यों चाहिए इंसान की बॉडी में या हमें क्यों चाहिए, ठीक है, किसी जानवर की, कहीं पे भी ये क्यों चाहिए, तो देखो इसका एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन है ये हमारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये हमें एपिजेनेटिक रेगुलेशन करने में मदद करता है। ठीक है, आज से लगभग कई साल पहले जो ह्यूमन बींग्स, है ना, अपने आप को ढाल पाए, आज के मौसम में हम लोग खुद को ढाल पा रहे हैं। किसकी वजह से? इन्हीं एपिजेनेटिक रेगुलेशंस की वजह से। यानी कि जीन्स जो हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। किसकी वजह से? एपिजेनेटिक रेगुलेशन की वजह से। और ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन जो है वो CPG आइलैंड की वजह से पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, कब जीन्स को एक्सप्रेस करना है और कब नहीं, ये कौन करवा पाता है? CPG आइलैंड की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो इसका मेन रोल जो है वो एपिजेनेटिक रेगुलेशंस करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? CPG आइलैंड्स। ठीक है, वहां पे लो रेट को ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई यूनिकली टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? यूनिकली टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यूनिकली टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, कौन जो है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स से मिलता जुलता है आपको वो बताना है ना। कौन आपको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मिलेगा वो बताना है। एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि प्रेजेंस ऑफ प्रिकर्सर B एंड T सेल्स। ठीक है, अब देखो प्रिकर्सर अगर लगा दिया है ना इन्होंने साथ में, प्रिकर्सर B एंड T सेल का मतलब क्या हुआ कि वो अभी तक इमेच्योर होंगे, है ना। क्या होंगे? इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं।
अगर ये इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, यानी कि ये अभी तक फुली डेवलप नहीं हुए हैं, है ना। अगर ये फुली डेवलप नहीं हुए हैं यानी कि ये अभी तक अपने फंक्शंस के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर प्रिकर्सर बी और टी सेल आपको दे दिया है, और क्योंकि देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है ना, वहां पर इंटरेक्शन होती है डायरेक्टली किसके साथ, एंटीजन के साथ। अगर ये अभी तक इमेच्योर है, फुली डेवलप नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो इनका इंटरेक्शन करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये एंटीजन को मार ही नहीं पाएंगे। यानी कि ये वाला जो फीचर है ये तो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, ठीक है। कौन कौन से होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? बोन मैरो होता है, किसके लिए? बी सेल की मैच्योरेशन के लिए, है ना। और थाइमस होता है किसके लिए? टी सेल की मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, बनते बोन मैरो में बी और टी सेल दोनों बनते हैं, लेकिन बी सेल यहीं पे मैच्योर हो जाता है, टी सेल्स को मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाना पड़ता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ना, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल हब्स हैं बोन मैरो और थाइमस के, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो जाता है बाहर। उसके बाद बचा सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट जो है इसको हॉलमार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये हॉलमार्क होता है किसका? ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? सबसे पहले तो आपका लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद माल्ट कहते हैं जिसको, है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ठीक है। ये सारी की सारी स्पेशलाइज्ड साइट होती हैं। स्पेशलाइज्ड साइट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योर बी और टी सेल्स है ना, वो सर्कुलेट करते हैं। मैच्योर बी एंड टी सेल्स, ठीक है। अब ये सर्कुलेट कैसे कर सकते हैं? तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम कर सकते हैं एंड लिम्फेटिक सिस्टम से सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्कुलेट करते हुए होता क्या है? सर्कुलेट करते हुए ही ये किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? एंटीजन के, ठीक है। एंटीजन को यहां कौन लाया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, एपीसीज। अब जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं किसके? एंटीजन के, ये हो जाते हैं एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, ये इनिशिएट कर देते हैं किसको? इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। और फिर जो भी फर्दर पूरा का पूरा बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल बनाएगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, है ना, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंटीजन को, ठीक है। तो यानी कि जो चीज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से यूनिकली अप्लाई होती है, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन होगी लिम्फोसाइट्स की, बी और टी सेल जो है वो एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे। एंटीजन को कौन लाया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं बी और टी सेल्स, और फिर अपना जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। सी में क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल डिफरेंशिएशन, वो क्यों नहीं है इसको समझना। टर्मिनल डिफरेंशिएशन क्या होती है? टर्मिनल डिफरेंशिएशन हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो, टर्मिनल डिफरेंशिएशन, टर्मिनल मतलब फाइनल, है ना, डिफरेंशिएशन मतलब फाइनल स्टेज ऑफ सेल्स डेवलपमेंट। डिफरेंशिएशन होती है तो सेल डेवलपमेंट कर रहा होता है,
है ना। और सेल जो है अपनी फाइनल, अगर टर्मिनल डिफरेंशिएशन कर रहा है यानी कि अपनी फाइनल सेल स्टेज पे पहुंच गया है, ठीक है। सेल्स, फाइनल सेल डेवलपमेंट का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेल यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड या फिर फंक्शनल हो जाते हैं, अपना अपना जो फंक्शन है इनको क्या परफॉर्म करना है, फिर ये फाइनल अगर डिफरेंशिएशन हो रही है यानी कि वो वही पर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके प्लाज्मा सेल, अगर बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल में फाइनल टर्मिनल डिफरेंशिएशन होगी, उसकी प्लाज्मा सेल में बदल जाता है और फिर इसका काम है सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज बनाना, है ना। और एग्जाम्पल आ जाता है आपका इफेक्टर टी सेल्स, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कई बार ये जो टर्मिनल डिफरेंशिएशन है ना, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया बी सेल्स, है ना। हमने क्या बोला कि बी सेल्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। उस टाइम पे ये जैसे ही किसके साथ टकराए, एंटीजन के साथ टकराए, अब ये एक्टिव हो गए, है ना। और एक्टिव होने के बाद ये किस में टर्न हो जाते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, आफ्टर एक्टिवेशन। यानी कि इसकी जो टर्मिनल डिफरेंशिएशन है वो तो कहाँ हो रही है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो रही है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का कोई भी यूनिक काम नहीं है, उसका यूनिक काम है इन सेल्स को अपने अंदर सर्कुलेट होने देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो बहुत सारी जगह पे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही हो, है ना। जब स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स बहुत सारे बॉडी के सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं, तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में नहीं हो रहे होते ना, यानी कि ये इसका यूनिक फीचर नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए ये आंसर नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऐसी जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत सारे टिश्यूज में हो जाती है जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है और जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कैरी आउट हो रहा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी हो जाता है बाहर। अब बचा सेलुलर प्रोलिफरेशन, ये देख लेते हैं। सेलुलर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट करना, सेल प्रोलिफरेशन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो जैसे ही देखो सेल प्रोलिफरेशन को ना हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा, है ना। ये तो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है ना। आपके ऑर्गन्स कैसे बने, सेल्स ने प्रोलिफरेट किया, ठीक है, इसीलिए बने। यानी कि हम ये तो बोल ही सकते हैं कि दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू दीज ऑर्गन्स हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि पहले तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स आए होंगे, है ना, फिर उन्होंने अंडरगो की होगी क्या, प्रोलिफरेशन, फिर उसके बाद इनकी डेवलपमेंट हुई किसमें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो यानी कि सेल प्रोलिफरेशन तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू चलती आ रही है, ठीक है। और सेल प्रोलिफरेशन सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है, जब जो सेल्स हैं आपके जैसे बी और टी सेल्स हैं, है ना, फिर क्या होता है, जैसे ही इनको एंटीजन मिल जाता है, इनको एंटीजन मिल गया, अब एक तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रैपिडली डिवाइड करना भी शुरू कर देते हैं, रैपिडली डिवाइड, ठीक है, आफ्टर एंटीजन के साथ अटैचमेंट, ठीक है। और ये जो काम हो रहा होता है ना, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सेल प्रोलिफरेशन चल रही थी, सेकेंडरी लिम्फोइड में भी चल रही है और अदर ऑर्गन्स में भी चल रही होगी,
है ना, जहां जहां पे हमारी बॉडी को सेल्स की जरूरत होगी। यानी कि ये इसका कोई एक्सक्लूसिव काम नहीं है, यानी कि ये इसका यूनिक काम नहीं है, ये हर जगह हो रही है। जैसे टर्मिनल डिफरेंशिएशन हो रही है, वैसे यहाँ पे सेलुलर प्रोलिफरेशन भी हो रही है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है बाहर। और सेलुलर या फिर सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बाकी ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, हो भी रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, लेकिन वो यूनिक नहीं है उसके लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। ठीक है, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।